दोस्तों एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। वह भयंकर रूप से घायल हो जाता है। उसको शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन खुद उस लड़के का बाप उसे उस हॉस्पिटल में ले जाने से मना कर देता है। सारे लोग उसको समझाते हैं कि वह अपने बेटे की जान की दुश्मन बना हुआ है, लेकिन वह जिद पर ही अड़ा रहा, मानता ही नहीं, क्योंकि उसकी बहू उस हॉस्पिटल में काम करती थी। वह कहता है कि मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। अब सारे लोग समझाते हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ा रहा और उसकी हालत गंभीर होती गई और देखते ही देखते अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि आखिर क्यों वह व्यक्ति अपनी जिद के आगे अपने बेटे की ज़िंदगी तक को दांव पर लगा देता है। आखिरकार उसकी बहू से क्या दुश्मनी थी? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों यह कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट की उस लड़के का जिसका नाम सागर होता है। सागर की शादी गुना के ही एक लड़की जिसका नाम होता है दिव्या, उसी से होता है। उससे बहुत धूमधाम तरीके से शादी होती है। 3-4 महीने तक पति पत्नी बहुत ही प्यार और मोहब्बत से घर में रहते थे। खुशियों का माहौल था, लेकिन 4 महीनों के बाद पता चलता है कि उसकी शादी जो है वह धोखे से हुई है। क्योंकि शादी से पहले दिव्या के घर वालों ने सागर के घर वालों को बताया था कि उनकी जो लड़की है वो बीएससी तक पढ़ाई कर रखी है, और यही सोचकर उन लोगों ने शादी की थी कि सागर जो है वह एक लेखपाल की सरकारी नौकरी करता था। और यह सोचकर उसके पिताजी थे, सागर के पिताजी जिनका नाम प्रेमनाथ होता है, वह सोचते हैं कि बहू आएगी तो उससे ने बीएससी कर रखी है, कोई ना कोई कोर्स करवा दूंगा तो उसकी भी नौकरी कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों जब 3-4 महीने के बाद वह बहू से कहता है कि ज़रा अपने मायके से अपनी डिग्री मंगवा लो, हम तुम्हारा कहीं फॉर्म भरने वाले हैं, तो कहती है कि मैंने तो सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है। अब जो उसके ससुर प्रेमनाथ होते हैं वह पूछते हैं क्या बात कर रहे हो, तुमने तो बीएससी नहीं की है। तो दिव्या कहती है कि नहीं, मैंने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद तो जैसे मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कहता है कि हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा तुम्हारे बाप ने किया है, एक अनपढ़ से मेरे लड़के की शादी करवा दी। अब इस पर दिव्या कहती है कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने भी 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है। तो इस पर प्रेमनाथ कहते हैं कि 12वीं तक का क्या मतलब है, इसमें कौन सी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तो दिव्या कहती है कि नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, जब ये लेखपाल हैं ही तो मैं घर संभाल लूँगी या नौकरी करूँगी। तो प्रेमनाथ कहता है कि मैं यह सब नहीं जानता, मैंने तो बिना दहेज के इसलिए शादी कर ली कि तुमने इतनी पढ़ी लिखी हो और तुम्हारे बाप ने मुझसे झूठ बोला है। तो दिव्या कहती है कि ठीक है, मेरे माता पिता की जितनी हैसियत थी उन्होंने मुझे उतना पढ़ाया, बीएससी में भी उन्होंने मेरा नाम लिखवाया था, लेकिन किसी कारणवश वह मेरी पढ़ाई नहीं करवा सके। लेकिन अब आप लोगों का शौक़ है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी पढ़ने का शौक़ है, तो आप लोग ही मेरा नाम कहीं लिखवा दीजिए, मैं पढ़ लूँगी। अभी कौन सा टाइम निकल गया है। तो उसका ससुर कहता है कि क्या मैं यही करता रहूँगा, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखा है क्या, अब तुम्हारी मैं 10 साल तक तुम्हें पढ़ाऊँगा, नौकरी लगवाऊंगा। तो इस पर दिव्या जो है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर मेरे पिताजी ने दहेज नहीं दिया तो क्या आप मुझसे नौकरी करवा के आप अपने दहेज के पैसे वसूल करेंगे। इस पर उसका ससुर कहता है कि तुमने सही सोचा, या तो तुम 5 लाख रुपए लेके आओ, या फिर अपनी डिग्री लेके आओ, या फिर इस घर से चले जाओ। अब दोस्तों यह बातें सागर भी सुन रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने बाप के सामने कुछ बोल दे। वह दिव्या को बहुत चाहता था, दिव्या के साथ जो बर्ताव किया जा रहा था वह उसे बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसके अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब दिव्या जो है वह सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या करूँ। वह अपने घर पर जब फ़ोन लगा के इस बात को अपने पिताजी से कहती है तो उसके पिताजी पूरी तरीके से गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ से वह 8-10 आदमी लेके उसके घर पहुँचते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई, मेरे बेटी को तुम ऐसे ऐसे कैसे बोले। तो प्रेमनाथ ने कहा कि मैंने कौन सा गलत कह दिया, तुमने 12वीं तक पढ़ाकर अपनी बेटी को मेरे घर भेज दिया। तुम तो कह रहे थे कि बीएससी कर रखी है। तो कुछ लोगों ने बोला कि उनके तरफ से जो आए हुए थे वो बोले कि भाई शादी विवाह में इतना झूठ चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, तो बोला ही जाता है। दोस्तों जो प्रेमनाथ होते हैं उस सबको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। इस पर जो दिव्या के पिताजी थे वो बुरी तरह से भड़क जाते हैं।
उन्हें दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और दिव्या के पिताजी जो हैं वो प्रेमनाथ के ऊपर हाथ उठा देते हैं। कहते हैं कि अगर मैं जानता पहले से कि तुम लोग ऐसे हो, इतने लालची हो, तो अपनी बेटी की शादी नहीं करता। यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं करता। अब कौन सा देर हुआ है, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। ये बात प्रेमनाथ जी कहते हैं। और हाँ, अपनी बेटी को ले जाऊंगा, लेकिन सोच लेना तुम लोगों को सुकून से रहने नहीं दूंगा। मेरी और मेरी बेटी की बददुआएं लगेगी तो तुम लोगों को पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, बहुत ही हंगामा होता है। दोनों सागर के पिताजी और दिव्या के पिताजी दोनों एक दूसरे पर भड़के हुए थे। एक दूसरे की ज़िंदगी पर शक्ल ना देखने की कसम खाते हैं और उसके बाद वह दिव्या को लेकर अपने घर चले जाते हैं। अब दोस्तों, मामला बिगड़ जाता है। दिव्या और सागर एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन बापों को नासमझी की वजह से यह दोनों अलग हो जाते हैं। दिव्या जो है बड़ी चिंता में आ जाती है। वह सोचती है कि अगर पढ़ाई की बात है तो 2-3 साल का कोर्स होता है, इसको मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुझे नहीं पढ़ाऊँगा। ज़रूर, लेकिन अब उस घर में तो नहीं भेजूँगा ही नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए। उसके बाद जो दिव्या को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भेज देते हैं नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए और वह जीएनएम में अपना एडमिशन करा लेती है। दोस्तों, 3-4 साल के कोर्स के बाद उसका जीएनएम पूरा होता है और एक नर्स की डिग्री हासिल करती है और गुना में ही आ जाती है और उसके सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में वो नौकरी करने लगती है। बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही समझदारी से, वो बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की हुई थी। के बराबर ही वह ड्यूटी करती है और वह हॉस्पिटल में मरीजों के बीच, डॉक्टरों के बीच खासी लोकप्रिय हो जाती है। बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम करने लगती है। इधर जो सागर होता है वह अपनी नौकरी करता है, लेकिन अपने पिताजी के डर की वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह जाके दिव्या से मुलाकात करे, उससे बात करे। 4 सालों में इन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होता है। दिव्या अपनी जगह पर, सागर अपनी जगह पर। दोस्तों, तभी एक दिन सागर अपनी ड्यूटी के लिए तहसील पर जा रहा था और तभी उसके घर के पास ही एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और डंपर की चोट में आ जाता है और वहीं पर वह गिर जाता है। उसकी बाइक टूट फूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है, उसे भी गंभीर चोट आता है। अफरा तफरी मच जाती है। तुरंत उसके घर वाले वहाँ पहुँचते हैं। सारे लोग उसको लेकर कहाँ जाएं। तो तभी जो वहाँ पे लोग थे वो उसी हॉस्पिटल को रिकमेंड करते हैं जहाँ पर दिव्या काम कर रही थी। लेकिन जो सागर का बाप होता है प्रेमनाथ, वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा मर जाए, लेकिन मैं उसकी बेटी को शक्ल नहीं देखूंगा, उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। अब सारे लोग समझाते हैं कि अरे यार, तुम उसकी बेटी कहकर क्या बात कर रहे हो, तो वो तो तुम्हारी बहू भी है, इसकी पत्नी भी है और कुछ भी है, लेकिन अपने बेटे की तुम्हें जान प्यारी है या दुश्मनी प्यारी है। वह बोलता है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी सहने को तैयार हूँ, देखने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा। उसके बेटे का एहसान मुझे नहीं लेना। अब दोस्तों, आधे घंटे तक इसी बीत गए और अब प्रेमनाथ की जीत के आगे लोग सागर को दूसरे अस्पताल में लेके जाते हैं जहां पर गेट से ही उसे मना कर दिया जाता है। फिर वह दूसरे में लेके जाते हैं, वहां भी उसको मना कर दिया जाता है। अब घर के लोग परेशान थे। उनके अब घर के लोग परेशान थे। उसके जो भाई था और जो पटीदार थे वो स्ट्रेचर पर लेकर दिव्या जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में लेकर भागते हैं। तभी दिव्या जी जो है वो देखती है कि ये तो हमारे ही जान पहचान वाले हैं, इधर कहाँ आ रहे हैं। फिर वह जाकर दौड़कर वहाँ पर देखती है तो उसका देवर स्ट्रेचर पकड़े हुए खड़ा था और खून से लथपथ था। वो पूछती है कि कौन है ये, तो कहता है कि भाभी ये भैया हैं, एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों, जब चेहरे से रुमाल उठाकर शक्ल देखती है तो दिव्या जो है वो रोने और बिलखने लगती है, लेकिन रोने का वक्त नहीं था। वो तुरंत काम में लग जाती है। 2 मिनट के अंदर सारे डॉक्टरों को इकट्ठा कर लेती है और सागर का इलाज शुरू होता है। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तुरंत उसको ब्लड वगैरह चढ़ाया जाता है। दिव्या जो है आंसू बहाते हुए, आंसू पोंछते हुए इधर उधर भागती है, दौड़ती है और उसके इलाज का बंदोबस्त करवाती है। सारे लोग देखते हैं, आपस में खुसुर-फुसुर करते हैं कि बताओ इतनी अच्छी यह लड़की है। अब दोस्तों, यहाँ से भी उसको रेफ़र ही कर दिया जाता है, लेकिन वह तो दिव्या की वजह से उसको वहाँ पर इलाज शुरू होता है और अक्सर ऐसा होता है कि हॉस्पिटल वाले बिना सोचे समझे कहीं और रेफ़र कर देते हैं और रास्ते में जाते-जाते मरीज़ की मौत हो जाती है। ऐसा अक्सर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर दिव्या थी तो उसके चलते, लेकिन यहाँ पे दिव्या थी तो उसको
एडमिट कर लिया जाता है और उसका इलाज होता है, तो उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन आगे के इलाज के लिए उसे भोपाल जाना पड़ता है और भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टर लोग रेफ़र कर देते हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेजों में भी जाना और सही इलाज करवा पाना इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई जान पहचान ना हो, कोई पकड़ ना हो, कोई बहुत ही मुश्किल होता है। यह सब ने देखा है, आपने जीवन में कभी न कभी ऐसा महसूस किया होगा। तो जब सागर को वहाँ पर रेफ़र कर देते हैं, तो जो दिव्या है अपने डॉक्टरों से, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, वह मेडिकल कॉलेज में पढ़े हुए थे, तो वहाँ से उनसे कहकर सिफारिश लगवाती है मेडिकल कॉलेज में सही इलाज के लिए, समय पर इलाज हो सके, इसके लिए वह वहाँ पर बात करवाती है। दोस्तों, उसके बाद खुद एम्बुलेंस में बैठकर और सागर के साथ वह गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के लिए जाती है। परिवार के सभी सदस्य जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उसका इलाज शुरू होता है और मेडिकल कॉलेज में 3-4 दिनों के इलाज के बाद आखिरकार सागर को होश आ जाता है। अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने वह दिव्या को देखता है। उसकी आंखों में आंसू से भर जाते हैं और अपना हाथ उठाकर उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। दिव्या जी वो कांप जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि कैसे हो आप। वह इशारे में बताता है कि हाँ, मैं अब ठीक हूँ। अब दोस्तों, अभी तक सारे लोग असमंजस में की स्थिति में थे, लेकिन जैसे ही सागर को होश आता है, यह बात गेट पर बैठे हुए लोगों को बताई जाती है कि उसको जो पिताजी होते हैं प्रेमनाथ, वो भी दौड़ के आते हैं और अपने बेटे के पास बैठते हैं और बेटा उनको देखता है और उसके बाद दिव्या को देखता है। कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन प्रेमनाथ जी सामने खड़े थे, इसलिए वह दिव्या का हाथ छोड़ देता है, जिसे देखकर प्रेमनाथ फपक कर रोने लगते हैं। वह बैठ जाते हैं वहीं पर और सागर का हाथ अपने बहू के हाथ में थमाते हुए जोड़ लेते हैं। दिव्या से कहते हैं कि बेटा, मुझे माफ़ करना, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। अगर तुम नहीं होती, जैसा मैंने सोचा था, वैसा अगर तुम ही सोचती, तो शायद आज यह नहीं बचता। सागर के 1-2 ऑपरेशन हुए और 1 महीने में लगभग 50। मुझे माफ़ करना, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। अगर तुम नहीं होती, जैसा मैं सोच रहा था वैसे भी अगर तुम सोचती, तो शायद आज यह नहीं बचता। सागर के 1-2 ऑपरेशन हुए और 1 महीने के बाद वो ठीक हो जाता है। उसके बाद सागर को घर पर लाया जाता है, लेकिन घर पहुंचने पर कुछ ही दूर पहले दिव्या थी एम्बुलेंस से उतर जाती है और वह अपने घर के लिए जाने लगती है। तभी प्रेमनाथ, जो उसके ससुर होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा, कहाँ जा रही हो तुम तो कहती थी कि मैं जा रही हूँ, अपने घर पर जा रही हूँ। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, मेरे घर चलो, अपने घर पर चलो। तुम तो दिव्या कहती थी कि संभव नहीं है, जब तक मेरे पिताजी नहीं कहेंगे मैं उस घर में नहीं जा सकती। अब दोस्तों, प्रेमनाथ के सामने आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। फिलहाल सागर को घर पहुंचाया जाता है और उसके बाद प्रेमनाथ, उनकी पत्नी और 1-2 लोग आते हैं दिव्या के घर और दिव्या के घर पर ही रहते हैं। शाम का वक्त था, उसके पिताजी बैठे हुए थे, कुर्सी पर दौड़कर जाते हैं, उनको गले लग जाते हैं और छाती से लिपटकर फुट-फुट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को समझा नहीं, अपने बहू को नहीं समझा, और अगर आप मुझे इस जन्म में माफ़ नहीं करोगे, तो पता नहीं कितने जन्मों तक मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती रहेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आप लोगों को समझा नहीं, माफ़ कर दीजिए। हमको अब उनकी जो पत्नी थी, वो भी हाथ जोड़ती है कि भाई साहब, माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ी बड़ी गलती हो गई है। कहते हैं कि कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से होती है। उसके बाद दोस्तों, सब लोग एक होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अगले दिन फिर दिव्या की वहाँ से विदाई होती है, वह अपने घर जाती है और सागर की देखभाल करती है। 1 महीने और लगते हैं, सागर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब प्रेमनाथ जी कहते हैं कि बेटा, आपको नौकरी करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, उसने जेएनएम का कोर्स कर रखा था। उसने बोला कि बाबूजी, कोई बात नहीं, क्या पता आपको ही बातों की वजह से मैंने यह कोर्स किया और मैंने यह नौकरी, और मेरी नौकरी की वजह से क्या पता इनकी जान बच पाई। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, किसी का कोई दोष नहीं। मुझे नौकरी करना है तो वह मैं तो करती ही रहूँगी, क्योंकि नौकरी करते करते मैं जान गई हूँ कि सेवा में सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, यह रही कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएगा, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।